हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ की नई वैकेंसी जो आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हम कब से फॉर्म को भरें, कब उसका लास्ट डेट है और कौन से काम हमने उसमें करने हैं, तो उसी को देखेंगे हम लोग आरपीएफ 2024 के बारे में। चलते हैं, देखते हैं कुछ जानकारियां इनसे संबंधित। जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स कौन से हैं, यानी हमें कौन कौन डेट्स ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आवेदन यानी एप्लीकेशन बिगिनिंग, आपका आवेदन जो प्रारंभ हो रहा है 15 अप्रैल 2024 से, 15 अप्रैल 2024 से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। और यह कब तक चलेगा? तो 14 मई तक, यानी 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। 14 मई के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते। और पेमेंट के लिए आपको जो पेमेंट करना है वो भी 14 मई तक ही, यानी 14/5/2024 तक लास्ट डेट है। यानी पूरी तरह से 24/5/2024 तक आपको आवेदन पूरा कर लेना है जो है। और इसके बाद चलेंगे, देखेंगे जो भी एग्जाम से डेट वगैरह है और एडमिट कार्ड के लिए अभी आगे जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद जो डेट होगा वो निर्धारित करे किए जाएंगे। इसके बाद चलेंगे आगे और कुछ जानकारियां। यहाँ से डेट तो क्लियर हो गया कि 15 अप्रैल से फॉर्म का आवेदन होगा, 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियां देखते हैं कि एप्लीकेशन की फीस क्या है। फीस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, अगर आप कैटेगरी वाइज फीस को देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरियों में, जैसे आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और फिर आपका ओबीसी का अलग से फीस है। एसटी, एससी, एसटी, यानी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस के रूप में 500 रुपये पेमेंट करना होगा। एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यह आवेदन शुल्क 250 रुपये है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, मतलब किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है अगर, तो उन्हें 250 रुपये आवेदन देना है। अगर फॉर्म, इसीलिए देखिए फॉर्म जब भी आप भरिए तो उसे पूरी तरह से एक बार पूरा मिला लीजिए कि हाँ हमने कोई भी डाटा गलत नहीं दिया या गलती से कोई डाटा गलत नहीं हुआ है। अगर कोई भी गलती फॉर्म में मिली और उसे आप सुधार करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चार्ज देना होगा जो 250 रुपये का होगा। तो ये तो रहा अप्लीकेशन फीस के बारे में डिटेल था। ये फीस आप किन माध्यमों से जमा कर सकते हैं? तो आप पे द एग्जाम फी, यानी एग्जाम फीस आप जमा कैसे कैसे कर सकते हैं? तो डेबिट कार्ड से, अगर डेबिट कार्ड का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से आप जो एग्जाम फीस, जो भी एप्लीकेशन फीस है, सॉरी एप्लीकेशन फीस जो भी है उसका भुगतान कर सकते हैं जो है। उसके बाद रिफंड की बात की जा रही है। अभी फिलहाल आगे अभी अपडेट आएगा, ये जो अभी तक का अपडेट है उसके अनुसार आपको जानकारी दी जा रही है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज एग्जाम देने के बाद जो कितना रुपए आपका वापस आएगा अभी क्लियर उसके लिए नहीं है, लेकिन जो भी बोर्ड के द्वारा तय किया जाएगा वो जिस माध्यम से आप जमा किए रहेंगे उसी माध्यम से वो आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा जो है। ये एप्लीकेशन फीस की जानकारी हो गई। इसके बाद कुछ और जानकारियां, जैसे कुछ जानकारियां और हैं, जैसे एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज के लिए क्या आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि एज कितना है तो आप फार्म भर सकते हैं, कितना नहीं है, कितना मतलब है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो एज क्राइटेरिया यानी एज कब से गिना जाएगा? तो 1/7 2024 को, 2024 को एज जो है ये 18 से आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है, कांस्टेबल के लिए आपका एज जो है 18 से 28 ईयर होना चाहिए। 18 से 28 ईयर के बीच में अगर आप कोई भी है, यानी 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो और 28 से ऊपर न हो तो आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो आपका एज क्राइटेरिया था वो 18 से 25 था, लेकिन अभी इसके पहले काफ़ी समस्याएं हुई यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं को लेकर के कि 3 साल बढ़ाया जाए जो है वैकेंसी लेट के होने की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पहले ही +3 कर दिया गया। 18 से 28 सबके लिए है, कोई भी हो। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से 28 ईयर है। और इसी तरह से आरपीएफ एसआई के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 20 से 28 रखा गया, 20 से 28 ईयर रखा गया है कि अगर आपकी आयु कम से कम, न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आयु में छूट जो है वह जो जिस कैटेगरी का होगा उस हिसाब से उसे आयु में छूटे हैं। लेकिन ये सबके लिए, चाहे जनरल का हो चाहे एससी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु है 18 से 28 है। और एसआई के लिए जो न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु है वो 20 से लेकर के 28 तक है। जो एज की गणना आप कब से करिएगा? तो 1/7/2024 को आपकी आयु
कांस्टेबल के लिए कम से कम 18 और अधिक से अधिक 28 होनी चाहिए, और वही एसआई के लिए कम से कम 20 और अधिक से अधिक 28 होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इस आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट में 2024 में वैकेंसी कितनी कितनी है। तो वैकेंसी के लिए अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस विज्ञप्ति संख्या 1/2024 के अनुसार पोस्ट टोटल कितने हैं, तो 452 पोस्ट हैं। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, यानी आपकी जो योग्यता होनी चाहिए एसआई के लिए, वह योग्यता बैचलर डिग्री, यानी आप स्नातक डिग्री धारण कर रहे हो किसी भी स्ट्रीम के माध्यम से, मतलब स्ट्रीम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम से, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से आप अगर बैचलर डिग्री धारण कर चुके हैं, यानी यहाँ पे एकदम क्लियर पास कर चुके हैं स्नातक, तो आप इसके पात्र हैं, जो है आपकी जो एलिजिबिलिटी है वह है। इसी तरह से अगर आरपीएफ कांस्टेबल की बात की जाए, कांस्टेबल जो कि आपका विज्ञप्ति 2024 के अनुसार कुल पदों की संख्या 4208 यानी 4208 है। योग्यता क्लास 10th यानी मैट्रिक्स एग्जाम, लेकिन कैसा होना चाहिए, पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, यानी ये भी दे दिया कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा, लेकिन वह बोर्ड कहाँ का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके एसआई का, इसी प्रकार से कांस्टेबल के लिए आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ के लिए आपको बैचलर डिग्री रखनी है एसआई के लिए, और कांस्टेबल के लिए जो डिग्री रखनी है वो मैट्रिक्स एग्जाम पास होना चाहिए, क्लास 10 जो है। इस तो हो गया आपका जो है एलिजिबिलिटी। और आगे बढ़ते हैं, अब इस में अगर आप सभी चीज़ जो भी बातें की गई कि आपका एज कितना होना चाहिए, किससे कम न हो, किससे अधिक न हो, दूसरी बात सबसे बात रहेगी कि आपका जो है योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर आपने आवेदन कर दिया, अब उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो यहाँ से कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे कि मेल में आपका जनरल और ओबीसी का, और यहाँ एससी और एसटी के बारे में बात की गई है। तो हाइट सेंटीमीटर में अगर आप देखिएगा, यहाँ से हाइट सेंटीमीटर में दी गई है। आपको जो है कांस्टेबल के लिए कितने मीटर की दौड़ लगानी होगी, कांस्टेबल के लिए 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी, कितने समय में, तो 5 मिनट 45 सेकेंड में, यानी आपको 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरी करनी होगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में ही 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। और जो हाइट की बात है, अगर आप जनरल ओबीसी में से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो। तो दो चीजें यहां से क्लियर हुई कि हाइट जो है जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए क्रमशः 165 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1600 मीटर रनिंग, अगर आप जनरल ओबीसी कर, यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं, देखिए यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड, इसके लिए आपको कोई आरक्षण नहीं, यानी कोई आरक्षण का मतलब सभी के लिए यहाँ समान हो गया। अब दूसरी बात, हाइट सेंटीमीटर के लिए जनरल ओबीसी के हैं, अगर फीमेल कैंडिडेट है जनरल ओबीसी के हैं तो 157 सेंटीमीटर, और एससी एसटी के हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गया, और 1600 मीटर रनिंग जो है सभी कैटेगरियों के लिए, मेल के लिए कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1600 मीटर अगर आप एसआई में दौड़ निकालना चाहते हैं, एसआई में अगर दौड़ना है तो दौड़ की जो दूरी रखी गई है वो सेम 1600 मीटर ही रखी गई, लेकिन टाइमिंग आपको अधिक मिलेगी। टाइमिंग आपको जो है 6 मिनट 30 सेकेंड का यहाँ समय मिलेगा, और यहाँ जो आपका समय मिलेगा यहाँ 6 मिनट 30 सेकेंड का, यहाँ भी, मतलब आप चाहे वो जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, दौड़ के लिए जो दूरी है वह सभी के लिए समान है। और यहाँ ये जो दोनों जानकारी दी गई है फीमेल के लिए नहीं है, क्योंकि उनका रनिंग की जो दूरी है वो कम है। अब आगे बढ़ेंगे, 800 मीटर। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना है, तो 800 मीटर दौड़ना है। और यहाँ पे चूंकि ये मेल के बारे में डाटा नहीं है, 800 मीटर दौड़ना है, लेकिन कितने मिनट में, 4 मिनट में। जनरल ओबीसी एससी एसटी सबके लिए जो समय का निर्धारण किया गया 4 मिनट, और दौड़ की जो दूरी होगी वो होगी आपकी 800 मीटर। अगर आप एसआई, फीमेल एसआई में 800 मीटर ही दौड़ना है, यहाँ पे चूंकि मेल का डाटा है, इनको समय 3 मिनट 40 सेकेंड का दिया जा रहा है। इनको समय जो है, यानी कांस्टेबल के लिए अगर आप दौड़ लगाते हैं तो 800 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन आपको 3 मिनट 40 सेकेंड में जनरल ओबीसी को और एससी एसटी को भी 3 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ को पूरी करनी होगी। यहाँ से क्या मिला हमको
कि अगर अगर दौड़ की बात की जाए 1600 मीटर आपको कांस्टेबल का भी दौड़ना है, 1600 मीटर एसआई का भी दौड़ना है। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 का समय दिया जा रहा है, एसआई के लिए आपका समय जो है वही आपका बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कितना दे दिया जा रहा है, 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 6 मिनट 30 सेकंड का। और यहाँ पे आपका 800 मीटर यानी अगर फीमेल कैंडिडेट है आप, तो आपको 800 मीटर ही दौड़ना है, चाहे आप कांस्टेबल का फॉर्म भरे चाहे एसआई का फॉर्म भरे। लेकिन टाइमिंग क्या रखी गई, एसआई के लिए 4 मिनट का समय दिया गया और आपका कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया। तो ये दौड़ से संबंधित था। और हाइट से 1.65 1.60 मेल में है, फीमेल में 1.57 और 1.52 सेंटीमीटर। तो ये डाटा रहा कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपको दौड़ कितने कितने समय में लगाना है, ये हो गया। इसके आगे बढ़ते हम लोग। अब जो है यही एलिजिबिलिटी आपकी जंप के लिए, चूंकि देखिए आरपीएफ में दौड़ के साथ साथ आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों फेस करना होता है, जो है लॉन्ग जंप और हाई। तो कितना कितना आपको जंप लगानी है, तो अगर देखिएगा लॉन्ग जंप आपको जनरल ओबीसी के लिए 12 फीट है और आपका एससी एसटी के लिए भी 12 फीट है। यानी लॉन्ग जंप की बात अगर की जाए, लॉन्ग जंप कितना कूदना है लॉन्ग जंप। लेकिन ये डाटा जो दिया जा रहा है, ये डाटा आपका एसआई का है, ये डाटा जो है एसआई के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट और चाहे कैटेगरी कोई भी हो, यहाँ आपको 12 फीट जंप लगाना है जो है। और यही फीमेल में मात्र 9 फीट और कितना है 9 फीट। तो आप मान के चलिए अगर आप कांस्टेबल एसआई का फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप एसआई के फॉर्म में मेल हैं तो आपको 12 फीट लॉन्ग जंप लगानी है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 9 फीट लॉन्ग जंप लगानी है। यही चीज देखा जाए लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए क्या है, कांस्टेबल के लिए क्या है लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप यहाँ जो है आपका मेल के लिए 14 फीट है, मेल के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए यहाँ भी आपका 9 फीट है। यानी यहाँ से स्पष्ट हो गया कि अगर आप चाहे अगर फीमेल है अगर आप फीमेल हैं तो चाहे एसआई में दौड़ लगाना हो लॉन्ग जंप लगानी हो, चाहे कांस्टेबल में लॉन्ग जंप लगानी हो, दोनों के लिए जो फीट में दूरी दी गई है वो 9 फीट दूरी दी गई है। लेकिन अगर आप एसआई मेल है में दौड़ लगाते हैं तो आपको 12 फीट जो है जंप लगाना है, और अगर कांस्टेबल में लॉन्ग जंप लगा रहे हैं तो आपको 14 फीट लॉन्ग जंप लगाना है। यही हाई जंप की बात की जाए कि एसआई के लिए हाई जंप एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच, यानी हाई जंप कितना है तो एसआई के लिए 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच। किसी भी कैटेगरी को अगर आप एसआई का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हाई जंप 3 फीट 9 इंच लगानी है। और कांस्टेबल के लिए टोटल पूरा कितना लगाना है हाई जंप 4 फीट। यही चीज अगर आप फीमेल है तो आपको हाई जंप फीमेल के लिए हाई जंप 3 फीट एसआई के लिए भी है और 3 फीट कांस्टेबल के लिए। तो यहां हम लोग देखें कि दौड़ में फीमेल और मेल का अलग है, लेकिन जंप में मेल और फीमेल एसआई और कांस्टेबल का फीमेल का एक ही है लॉन्ग जंप और एक ही है हाई जंप है। जो है ये जानकारी हो गई कि आपको फिजिकली स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितने की दौड़ आपकी है, कितने समय में पूरा करना है, कितने का लॉन्ग जंप है। और एक जानकारी और कि इन सब के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। जैसे आप लॉन्ग जंप कूदना शुरू किए, आपसे आपके नंबर आया आपको कूदना है, तो 3 चांस में आपको 12 फीट, पहले चांस में अगर 12 फीट आप क्रॉस कर गए तो क्लियर आपको पास कर दिया जाएगा। फिर से अगर नहीं कर पाए दोबारा, फिर नहीं तो तिबारा, यानी आपको टोटल चांसेस कितने दिए जाएंगे इन सब के लिए 3 चांस। लेकिन दौड़ के लिए मात्र केवल 1 चांस दिया जाएगा, दौड़ के लिए मात्र केवल 1 चांस दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं जो है, और जानकारी क्या है यहाँ पे। अब देखिएगा कुछ जानकारियां और जो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगी, आप जब चूंकि रेस के साथ साथ जैसे ही आप मान लीजिए रिटन एग्जाम क्वालिफाई, सबसे पहले पहला स्टेज क्या है हमारा, रिटन एग्जाम का फॉर्म भर दिए, एडमिट कार्ड आया, आप उसके बाद आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, आपका एग्जाम सेंटर होगा, आप वहां पे एग्जाम देंगे, कुछ समय बाद आंसर किया और रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट में आप पास हो गए। उसके बाद आपका रेस और जंप, रेस प्लस जंप के लिए यानी फिजिकल के लिए जो कॉल लेटर आएगा, ये दोनों चीजें आपको एक ही दिन होनी है, दोनों चीजें, यानी आपका पहले रेस होगा फिर उस रेस के बाद जंप होगा। अब मान लीजिए एज ए कांस्टेबल आपका एज ए कांस्टेबल आप चयनित हुए हैं फिजिकल के लिए, तो आपको वहां पे जो लॉन्ग जंप लगानी है वो 14 फीट, यहाँ पे आपको लॉन्ग जंप आपको लगानी है लॉन्ग जंप जो लगानी है 14 फीट,
14 फीट। और जो हाई जंप लगानी है, हाई जंप लगानी है आपको, हाई जंप लगानी है, वो टोटल कितनी है? तो 4 फीट। 4 फीट। अब सोचिए, और एक ही बार पहले आपका ये लॉन्ग जंप होगा, फिर दूसरे नंबर पे हाई जंप होगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, छात्र स्टूडेंट जो है गलती क्या करते हैं कि जैसे ही उनका रिजल्ट निकला वो ग्राउंड पे गए, तो पहली गलती तो ये गई, आपको रेस के लिए डेली बाय डेली रेस को तैयार करिए, हल्का ही लेकिन जरूर जाइए। जो है जब रिजल्ट निकल गया तो कुछ मौका मिल सकता है, वैसे तो कभी कभी नहीं मौका मिलता है, लेकिन मिल सकता है। अब इसके बारे में बॉडी निर्धारित करेगी। आप आप रेस लगा लिए, चलिए 1600 मीटर आप दौड़ लिए। अब 1600 मीटर दौड़ने के बाद जंप के लिए आप 10 बार जंप कर रहे हैं, लॉन्ग जंप, 10 बार आप हाई जंप कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा आपको। आप प्रयास करिए कि जो आपको चांस मिल रहा है 3 चांस, उस 3 चांस में आप 14 फीट पूरा करने का प्रयास करिए, और इसी 3 चांस में आप हाई जंप 4 फीट का प्रयास करिए। बहुत ज्यादा एक ही दिन में 10 बार 12 बार जंप लगाएंगे तो उससे ये डर रहता है कि यहाँ कहीं हमारे पैर में कोई खराबी नहीं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आ जाए। इसलिए जब भी आप फिजिकल की तैयारी करिएगा तो आप प्रयास यही करिएगा कि चांसेस कम लें, और कम चांस में हम हमको जो भी क्राइटेरिया पूरा करना है, जो भी हमें दिया गया कि हाई जंप 4 फीट और लॉन्ग जंप 14 फीट, क्योंकि ये जंप वगैरह आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जो क्योंकि इन सबके एक नियम होंगे, उस नियम के अनुसार अगर आप लॉन्ग जंप दौड़ लगाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए लाभदायक होगा। तो फिलहाल आज आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी जो 2024 की आ रही है, आपका 15 अप्रैल से आवेदन होगा। उसके बारे में थोड़ा सा डाटा जो भी था हमारे पास, हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और आगे जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल टीएससी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।